करियर जो है वो पॉलिटिक्स से शुरू हुआ। वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। जीएम साहब को बहुत बदनाम किया जाता है, वो 10 गोलियां खा के भी खड़ा रहता है। नमस्कार, मैं हूं राजन वैद और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का 1-to-1 प्रोग्राम। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रही है और इस मिलिटेंसी के चलते हमारे पुलिस के जवानों ने कई शहादतें भी दी हैं। लेकिन आज में और 3 दशक पहले की जो पुलिसिंग है उसमें ज़मीन आसमान का जो है वो अंतर आ चुका है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात करें। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन देना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी नज़दीकी से देखा है और जो 3 दशक से जो मिलिटेंसी चली है उसको जाना भी है, समझा भी है और उसको प्रेडिक्ट भी किया है। हमारे साथ MM खजूरिया साहब मौजूद हैं जो साबिका DGP हैं जम्मू कश्मीर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1-to-1 प्रोग्राम में। वेलकम। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये होगा कि आपने उस वक्त का जो दौर देखा है जब मिलिटेंसी पीक पे थी जम्मू कश्मीर में, तब पुलिस का क्या रोल था और आज क्या बदलाव आप देखते हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरी है कि मिलिटेंसी, टेररिज्म, जो भी आप इसको कहें, ये अनएंटिसिपेटेड नहीं थी। जी। आई हैड एंटिसिपेटेड इट एंड उसको मैंने बल्कि मीडिया में भी, जी, मुझे याद आता है कि एक बार बहुत बड़ा डेलीगेशन जी, जर्नलिस्ट का गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था दिल्ली से, जी, PR के लिए उनको सैर वैर करवाना था। उनकी फैमिलीज थी कि वो अच्छा लिखेंगे उनके हक में। मैं उसके हक में नहीं था, तो मैंने गवर्नमेंट को मशवरा दिया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हम करेंगे। तो किया, उन्होंने गंवाया छुवाया उनको, उनकी देखभाल की। मैं उनसे भी नहीं मिला। तो जाने से पहले 2-3 जर्नलिस्ट जो मेरे काफ़ी नज़दीक थे, हाँ। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि भाई आप तो आपकी रियासत में आए हैं, आप तो हमसे मिलते भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा भाई आए रियासत के गवर्नमेंट के मेहमान हैं, तो आपका अपना घर है, जब चाहे आ जाइए। कह रहे थे कल तो हम जा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सुबह को आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए। तो मोस्टली पंजाबी थे। अच्छा। तो फॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि हमारे पास जम्मू से सरसों का साग, अच्छा, और मक्की की रोटी का बंदोबस्त था। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप सिर्फ दो चीज़ें ही बनाएं, मक्की की रोटी, सरसों का साग और मक्खन। ठीक। तो वो ब्रेकफास्ट हमने उनको खिलाई, तो उस पर उन्होंने मुझसे सवाल जवाब शुरू किया। ठीक। तो मैंने उस वक्त कहा था ये कि पाकिस्तान डिटरमिन्ड है, जो कोई कश्मीर में आज तक वो करता रहा है उसमें उसको कामयाबी नहीं हुई। आज माहौल उसके हक में नज़र आता है और वो बहुत मेजर ऑपरेशन करने वाला है। जी। और ज़िया का प्रोग्राम ये है कि प्रो पाकिस्तान मूवमेंट कश्मीर में और खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में उनको जेल किया जाए। अच्छा। और जम्मू जो है वो खालिस्तानियों के ज़िम्मे दिया जाए। अच्छा। क्योंकि सिख जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट हैं सोसाइटी का वहाँ पर। हिंदू सोसाइटी कर लीजिए, लार्जर फ्रेटर्निटी कर लीजिए, प्रिटेंड कुछ कर लीजिए, तो ये बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। हाँ। तो उसके लिए देश को तैयार होना चाहिए और पूरी जितने हमारे असेट्स हैं उनको एक कोहेसिव प्लान के तहत उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा इन एंटिसिपेशन बिफोर दे अटैक अस। हाँ। तो वो स्टेट्समैन में फर्स्ट पेज पर आ गया। अच्छा। और गवर्नमेंट की खबर जो थी वो 7वें पेज पर 3 लाइनें आई। अच्छा। तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि भाई तुम ये क्या तमाशा है
खिदमत तो हमने उनकी इतनी की, और ये खबरें तुम्हारी छापते हैं। अच्छा। मैंने कहा ये खिदमत के हिसाब से जर्नलिस्ट जो हैं वो खबरें नहीं छापते हैं जी। जितनी खिदमत आपने इनकी की है, उससे ज़्यादा खिदमत जो वहाँ पर इतनी एम्बेसीज हैं जी वो करती हैं जी। तो वो छापते हैं जो उनके लिए खबर एक खबर है, धमाकेदार खबर है। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था। फॉर्चुनेटली ज़ियाउल हक मर गए, तो ये खालिस्तान वाला मसला कम हो यहाँ हुआ। आपको याद होगा जी कि काफ़ी खालिस्तानी लोग यहाँ पर एक्टिव रहे। बिल्कुल, जो भिंडरावाला वालों को सपोर्ट करते थे उस वक्त। भिंडरावाला तो बाद में पैदा हुआ। हाँ, उसके पहले से ही आपके जो कैंप हैं ये और आरएसपुर पूरे के आगे पीछे जो है खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो उससे पहले की है। हाँ, आपका कहना हाँ। जी। तो जो जेल के अंदर अगर वो दो जेल हो जाती तो वो बिगड़ रहा जी। तो इसलिए ये जो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये सडनली हो गया है जी, हम क्या करते, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पे बहुत ही अहम, आपने एक बात कही कि आपने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन क्या ऐसे साइंस थे जो आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट उस वक्त इतना अच्छा था, या आपको एक प्रेडिक्शन था कि जिस तरह के इस वक्त हालात बने हैं उसमें पाकिस्तान इस तरह के मूवमेंट शुरू कर सकता है? नहीं, उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ऑफिशियल है जी, वो ये है कि हमारा एक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के बावजूद जी, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने एक स्टेज पर इंस्ट्रक्शन दे दी कि स्वाय राह के जी, क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस के लिए कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट नहीं करेगी। जी, ठीक। हमें तो वो सूट नहीं करता था। बिल्कुल। तो आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग दैट आई डिफाइड दैट डायरेक्टिव। ठीक। आई नॉट ओनली मेंटेन माई कॉन्टेस्ट, मैंने उनको नर्स किया। तो एक तो वो पार्ट था जी कि इंटेलिजेंस थी। जी। दूसरा ये है कि मेरा पॉलिटिकल शुरू कैरियर जो है जी वो पॉलिटिक्स से शुरू हुआ। अच्छा। आई वॉज ए स्टूडेंट लीडर जी। और मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से भी स्टडी भी करता था, देखता भी था। हाँ। और मुझे साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के पास जबकि वो अफगानिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया है जी, और ज़ियाउल हक पावर में आ गया है, इसको हम मुल्ला इन खाकी बोलते हैं जी, तो ये जो इनपुट सारे थी वो मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ बिल्कुल फिट होती थी। ठीक। और इसलिए मैं ये बात कहने में कभी भी झिझकता नहीं था जी, कि जो मुझे ईमानदारी से मेरे बात में समझ आते जो देश में हित में है, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि स्टेट गवर्नमेंट को पसंद होगी कि नहीं होगी, जी, मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, जी, मुझे डायरेक्टर जनरल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मेरी ज़िंदगी का वो मकसद नहीं था। मेरी ज़िंदगी का मकसद उस वक्त भी देश की सेवा थी। हाँ। आज भी वही है। मैंने सर्विस के बाद भी इस जंग को जारी रखा हुआ है और आज तक वो चल रही है। सर बहुत ही अहम आपने एक बात कही कि आपका जो है एक पॉलिटिकल कैरियर भी था, शुरुआत आपकी एज ए स्टूडेंट लीडर हुई और आपको उसने भी मदद की पुलिसिंग के साथ। वो जो आपका सियासतदान वाला जो आपका एक नज़रिया था उसने आपकी मदद की, लेकिन उस वक्त जो सियासतदान थे उनका जो दखल अंदाजी थी वो ज़्यादा थी, या आज के जो सियासतदान हैं उनकी दखल अंदाजी ज़्यादा हो गई है पुलिसिंग में? नहीं, देखिए ईमानदारी की बात एक आपको मैं बताऊँ, फारूक अब्दुल्ला को बहुत बदनाम किया जाता है आजकल। जी। मुझे याद आता है फारूक अब्दुल्ला एक बार अमृतसर से आए। जी। वो वहाँ इन सब को मिला के आए थे। जी। उन्होंने जम्मू में यहाँ कंट्रोल रूम में एक मीटिंग की। जी। और उसमें उन्होंने, मैं तो डीजी नहीं था जी, एडिशनल आईजी था। उस वक़्त उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे नजर लगता है कि बहुत बड़ा तूफान होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से। जी। और मैंने ये, उसने कहा कि मैंने ये दिल्ली को बता दिया है
लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो वहाँ पर इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अच्छा जी, ये बहुत पहले की बात है। हाँ, ये बहुत ही अहम बात आपने कही, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमेशा ये कहा जाता है कि वो देश के खिलाफ है, लेकिन जो आपकी बात जैसे आपने कहा है कि उस वक्त भी जो है वो तस्वीर सामने पेश की गई थी। और उसने मीटिंग में कहा जी, पुलिस अफसर की मीटिंग में कहा कि मैं ये वहाँ से समझ के आया हूँ जी, और मैंने दिल्ली वालों को बोल दिया है जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं जी। तो ये एक बदकिस्मती है। मैंने भी अपनी तरफ से जी दिल्ली में जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे, और मेरे फॉर्चुनेटली मेरे कॉन्ट्रैक्ट बहुत डीप थे जी, तो पीपल इन पावर जो है उनको बता दिया गया था जी, क्योंकि बहुत सी बड़ी सिंपल सी इनपुट से होता है कि हमने जो लोग पकड़े, हाँ, उनमें से एक आदमी की से एक डायरी बरामद हुई। अच्छा, उस डायरी में उसने जिक्र किया था कि क्या किया गया, एक जगह है वो खालिस्तान था जी, किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा। तो एक बात उसने बार बार कही कि हमको जो लेक्चर दिया जाता है उसमें इंदिरा गांधी जी, को रिमूव करने का जी जिक्र है। तो इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन है जी, उसकी इंडिकेशन भी हमने ही रियासत से यहाँ ऑलरेडी दी थी, जिसको भी सीरियसली नहीं लिया गया। अच्छा, तो ये उस वक्त की गवर्नमेंट की कमजोरी ये थी मुझे मेरी राय में जी, कि वो एक तो ओवर कॉन्फिडेंट थे जी, और दूसरे वो पाकिस्तान की बातों पर यकीन कर लेते थे। जी, हमने जब तक अरुण रेड्डी वहाँ पर रहे, जी, वो एक पहला और शायद आखिरी पॉलिटिशियन था जी, जो इस बात को समझता था, मेहनत भी बहुत करता था, और उसके साथ मैं बिल्कुल मेरे बहुत बहुत नज़दीकी रिलेशन थे, और उसको जो मैं कहता था उस पर वो वेरीफाई करके उस पर अमल करता था। तो ये जो है रियासत की गवर्नमेंट तो ये समझ के कि जब तक फारूक अब्दुल्ला थे उस वक्त, और ये समझ के कि साहब जब वो हिंदुस्तान ही नहीं करने वाला है तो मैं अब क्या करूँ। सर, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त में जो अलगाववादी ताकतें हैं वो भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी पनपी, क्या कारण थे उसके पीछे? देखिए, अगर आप इसको आप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी, ये 47 से शुरू होता है जी, जब कबायली हमला हुआ जी, उसमें उनको डिफीट हुई, जी, फौजी तौर पर भी डिफीट हुई, जी, पॉलिटिकली तौर पर भी डिफीट जी, हुई। कश्मीर के मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया, जी, उसका मुकाबला किया, उसको रोका। डिफीट के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी जो मूवमेंट थी उसको छोड़ा नहीं। जी, FIU एक यूनिट होता था उनका, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट आर्मी का। जी, आर्मी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जम्मू कश्मीर में कार्रवाई करते रहो। ठीक, तो जमात इस्लामी के थ्रू अब जितने बाद में बड़े बड़े ये लीडर एंटी पाकिस्तान ये लीडर दुनिया भर में फैले हुए हैं, जी, फाई है, हाँ, जैद अमर बकर है, बिल्कुल, वो सब जमात तलबा के स्टूडेंट फ्रंट के जमात के लीडर थे। तो कुछ ना कुछ वो तब से ही उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक, ये चलता रहा। ठीक, जब ये बहुत, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान वाज अ डर्टी वर्ड इन कश्मीर, बिल्कुल, तो एक स्टेज ये आ गई कि उनके पास लोग नहीं थे काम करने को, जी, तो उन्होंने एक डाकू को पुंछ में ऑपरेट करवाया। अच्छा, अल्टीमेटली सुल्ताना शायद उसका नाम था, उसको हमने पकड़ा, उसको हमने मारा। जी, तो वो ये जो सिलसिला था ये तभी से चल रहा था। अच्छा, और बीच में स्टेज ये आ गई कि यूं ही स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। हाँ, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब से बिल्कुल ही ढीला, इसकी प्रॉब्लम हुई थी सबसे
एक कांग्रेस के दौर में अब्दुल खालिक का दौर आपने सुना होगा, डीसी अब्दुल खालिक था एक जी। तो जी। वो कहते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो खालिक मेड है। हाँ। उसने ही सब हेर फेर करके की थी। अदरवाइज बाकी इलेक्शन जो थी वो बाय एंड लार्ज फेयर थी। तो जब इलेक्टरल प्रोसेस डिफंक्ट हो गया, डेमोक्रेसी में लोगों का बिलीफ खत्म हो गया जी। और पाकिस्तान का जो प्रेशर है वो बढ़ा जी। और हमारी तरफ से कमजोरी होती गई जी। तो वो जो गैप था वो उन्होंने फिल किया और वो एक स्टेज आ गई जिसमें उन्होंने 65 में किया, इन्फिल्ट्रेशन किया। जी, बिल्कुल। क्या हुआ? पकड़े गए, मारे गए, बिल्कुल, डिफीट किए गए। हाँ। जितनी एफर्ट्स उन्होंने की वो हर बार वो डिफीट हुए। जी। लेकिन इस बार उनको मौका मिल गया ऑर्गेनाइज करने का, मौका मिल गया रेडिकलाइज करने का। जी, बिल्कुल। और एक सिलसिला चल पड़ा कि साहब ये इस्लामाइजेशन जो है जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। कश्मीर का मुसलमान जो है वो रिशियत में यकीन रखता है। हाँ, सूफीज़म में यकीन रखता है। सूफीज़म कुछ डिफरेंट है। अच्छा। ये रिशियत है जिसमें इट्स स्ट्रेंज कम्बिनेशन, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ शिवाज़म एंड इस्लाम। अच्छा। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही अहम बात आपने जो है कि खुलासा किया है कि एक शिविज्म और इस्लाम का एक मिक्सचर देखिए ना, उसका बड़ा सिंपल है जी कि हम उसको मुसलमान उसको नूरुद्दीन बोलते हैं जी, पंडित उसको नंद ऋषि बोलते हैं। हाँ जी, पंडित मुसलमान लल आरफा बोलते हैं, पंडित उसको लल दिद बोलते हैं। हाँ, लल दिद जी। तो ये हमारे सबसे बड़ा सेट था। ये मैंने बार बार इस पर जोर दिया, नौकरी के दौरान में भी, नौकरी के बाद में भी। अगर मेरे आप आर्टिकल्स पढ़ें, अगर मेरे आप टेलीविज़न पर इंटरव्यू सुने, रेडियो पर सुने, मैंने बार बार इस पर जोर दिया कि सबसे बड़ा सेट हमारा जो है वो रिशियत है। बिकॉज वो जड़ है कश्मीरी सेकुलरिज्म की। हाँ। तो और वही हमारा सबसे बड़ा सेट है। हमने उसको अनफॉर्चुनेटली नर्स नहीं किया। सर, जो सेकुलरिज्म की बात की आपने, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये सही कहा कि उस वक्त जो हालात थे, कश्मीरी पंडित और जो मुस्लिम्स थे हमेशा से एक भाई की तरह एक साथ रहते थे। क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि ये जो एक तरह से बिखराव आ गया और ये जो दूरी है उनमें दोनों में बन गई, इसके पीछे क्या वजूहात थे? देखिए, लंबी स्टोरी है लेकिन क्योंकि वक्त लिमिटेड है, ये सिलसिला जो है ये एक तो ये एस्पेक्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट था जी, दूसरा ऐसे इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है। वो ये है कि कश्मीर में सारा जो होलसेल बिजनेस है जी, वो पंजाबी हिंदुओं के हाथ में था। अच्छा। क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह ने जब ये क्रिएट किया तो हम लोग तो ना हमको आता था बिजनेस, ना कश्मीरियों को आता था। अच्छा। हमारे लिए वो जैनियों को लाए जिनको पवड़ा बोलते हैं दुकानदारी सिखाने के लिए। नहीं तो सिवाय हमको वो हमारे गांव में जाइए, एक वो हलवाई की दुकान होती है, वो उसके ऊपर बस एक तार सी लटकी होती है, उसके बीच वो कागज डालता रहता है और कढ़ाई पर दूध गर्म हो रहा है, मट्ठियाँ बनी हैं, सेवियाँ बनी हैं, वगैरह वगैरह, वो इतना ही था। तो अब जब मुसलमान पावर में आ गया जी, तो ये एक लाजमी तौर पर दो सवाल पैदा हुए कि जो हिंदू है, पंजाबी हिंदू है, उसने कब्जा किया हुआ इसके पर, ये बिजनेस अब हम इसके नौको सारी उम्र कब्जा कर रहे हैं। तो वो एक मूवमेंट शुरू हुई कि पंजाबी हिंदू को स्क्वीज किया जाए। और सबसे पहला फैसला उन्होंने ये किया कि पंजाबी हिंदू को स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जी। मेरे हमारे अपने अजीज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी से जो सर्टिफिकेट लेना चाहते थे नहीं मिले। मैंने उनसे बोला भी कि भाई ये डेलिब्रेट है, आप दर मत होइए। वो डॉक्टर फारूक के पास भी गए,
कुछ नहीं हुआ जी। तो पहले स्टेज में उन्होंने जो पंजाबी हिंदू जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जी, उसको स्क्वीज किया। अच्छा, उस वक्त कश्मीरी पंडित को उन्होंने कहा जी हमारे गले में लगाए हैं, ठीक, हमारा भाई है, अगर कहीं उन्होंने कोई कर्फ्यू भी लगा तो उनके घर में जाके सब्जियां दी, ये जी, ऐसा भी बिल्कुल, इंसिडेंट है। लेकिन वो टैक्टिकल था। अच्छा, कश्मीरी हिंदू के जहाँ तक ताल्लुक है, उसके खिलाफ कश्मीरी मुसलमान को एक बड़ी क्लियर परसेप्शन थी जी, कि, और था भी ये हकीकत, लोग कहते थे कि ये मुसलमान वो हाकिम है, इसका नाथा कौन है। अच्छा जी, और वो कहता था कि मेरा नाथा तुम्हारे नाते से ज़्यादा काबल है, जी, कि जो फेस मुसलमान का है, हाँ, लेकिन दिमाग कश्मीरी पंडित का चलता है। जी, ये एक परसेप्शन उन लोगों के दिल में थी, जी, और इसलिए जो एलिमेंट कम्युनल था उसने उसको इसका इस्तेमाल किया। सर लाजमी सी बात है, जैसे आपने बताया कि उस वक्त जो है पुलिस विभाग का को काफ़ी चैलेंजेस जो है वो सामने उनके आए, क्योंकि एक तरफ जो है इंसर्जेंसी थी और दूसरी तरफ जिस तरह के माइग्रेशन हुई, पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, उस सारी स्थिति को सर आप आज कैसे विजुलाइज करते हैं? क्या चैलेंजेस थे उस वक्त अहम पुलिस के सामने? देखिए, यहाँ तक इनके पलायन का तल्लुक है, ये 89-19 के लगभग ये शुरू हो नहीं, चुका जो था। इसका हमारा अनंतनाग का सिलसिला हुआ जी, 86 में शायद हुआ। उस वक़्त ये पहली एक एंटी कश्मीरी पंडित मूवमेंट थी। जी, मंदिर तोड़े गए, मारा नहीं किसको उन्होंने, जी, जी। मंदिर तोड़े गए, सब कुछ किया गया। जी, मैं वहाँ जाके 16 दिन बैठा, ठीक, गांव गया। मेरा, क्योंकि मैं 3.5 साल वहाँ नौकरी भी की हुई थी, जी, मेरा कुछ इन्फ्लुएंस भी था, कुछ डर भी था। हम्म, आप लोग उन दिनों मुझे कोई जोरावर सिंह कहता था, कोई गुलाब सिंह कहता था, कोई चंगेज खां जी, कहता था, जी, लेकिन बहुत से लोग जो थे, मेजॉरिटी जो थी, उनको क्योंकि हमने इंसाफ दिया, उनके साथ हमने भाईचारा बनाया, तो हमारा इन्फ्लुएंस था वहाँ पर। जी, तो मैं गांव फिर के हमने इंश्योर किया, क्योंकि अगर एक्चुअल प्लानिंग ये थी कि ये कश्मीरी पंडितों तक का एक्सोडस उन दिन शुरू होना था। अच्छा, उन दिनों शुरू होना अच्छा, था, 86 की आपने बात की। उन दिनों शुरू करता, जी, उसको हमने रोका। ठीक, हालांकि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट कहते, बड़ा मुश्किल वक्त था। बिल्कुल, जीएम शाह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, उनके खुद वो बहुत क्लीन और क्लियर आदमी थे, जिनको उनकी पार्टी में डिफरेंट किस्म के लोग थे। फिर गवर्नर जगमोहन थे, हाँ, वो कीन थे कि मेरा गवर्नर रूल लगे। मुझे याद आता है किस्सा कि जब वो आए वहाँ पर, मैंने हालांकि एक रिक्वेस्ट की हुई थी सबको जी, कि जब तक यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल सही नहीं हो जी, जाए, वीआईपी मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होते हैं। जी, ठीक, लेकिन वो आए, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ कि उनके साथ 2 आदमी थे, उनके एड थे 2। जी, एक का काम था फोटो खींचना, जी, दूसरा का काम था कि कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जोर जोर से रहो, अच्छा, जोर जोर से बोलो। हम्म, तो ऑब्जेक्ट ये था कि गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए इस हद तक जी, कि वो हटा दी जाए और वहाँ पर गवर्नर रूल बने, और भी बहुत डिफरेंट एलिमेंट उसमें थे। जी, तो ये सिलसिला जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान का किया हुआ नहीं है जी, इसमें हमारी अपनी भी बहुत कंट्रीब्यूशन काफ़ी कमियां अपनी भी थी, अपनी कंट्रीब्यूशन है। जी, हमने समझा नहीं कि साहब जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। जी, और जो पॉलिसी पंडित नेहरू के वक्त की थी, या जिसको बाद में इंदिरा गांधी ने भी बहुत हद तक परसू किया, पर्सनलाइज्ड अप्रोच। कश्मीरी सबको सबसे बड़ी चीज़ ऊपर अप्रिशिएट करता है जी, वो पर्सनलाइज्ड अप्रोच को करता है। जी, आप भी आज भी आप अनंतनाग में जाइए, जी, मेरी इतनी सख्तियों के बावजूद जी, लोग आपको मिलेंगे
जो याद करते हैं। आपने सर बहुत अहम एक बात कही कि कुछ अपनी भी यहाँ पे गलतियाँ उस वक्त हुई हैं जिसका खामियाजा बाद में जो है भुगतना भी पड़ा जम्मू कश्मीर को, और जो पलायन था कश्मीरी पंडितों का जो कि 86 में आपने रोका और बाद में 89-90s में जो है वो हो गया। लेकिन आज देखिए वो भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क है, हो गया क्यों हो गया जी, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। मैं एक मोटी सी बात कहूँगा कि ये हमको बतलाया, ये मैंने लिखा भी है बहुत दिन बाद जी, जो उस वक्त के हाकिम ने ये बतलाया कि उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया जी, उन्होंने कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी देने के लिए क्या किया, उन्हें उसको रीश्योरेंस क्या दी जी, कि हम यहाँ पर बैठे हैं। मैंने उनको जाकर 86 में कहा कि आप मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ पर बैठो, आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर आपको नुकसान पहुंचता जाए तो उसके लिए मुझे आप जिम्मेदार करार दीजिए जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, बैठिए जी, और वो बैठे। ये तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि और ये पलायन की एक बात होती है कि 10 आदमी निकले तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। सर मेरा यहाँ पे एक अहम सवाल ये निकलता है कि उस वक्त जो दबाव पुलिस पे ज़्यादा होता था, या आज आप समझते हैं पुलिस पे ज़्यादा दबाव उन सियासतदानों का है और सियासतदान नहीं अलाउ करते हैं कि कोई भी कदम ऐसा उठाया जाए पुलिस की तरफ से जो उनको जो है मंजूर ना हो? देखिए हमारे वक्त में दो बातें थी। एक ये था कि पॉलिटिशियन जो थे जी, शेख साहब से लेकर अब कांग्रेस का दौर लीजिए, शेख साहब से लेकर मीर कासिम तक, दे वर जेंटलमैन पॉलिटिशियंस। वो कभी बदतमीजी नहीं करते थे और मैं उनको पसंद नहीं था, मैंने सख्तियाँ की हुई थी उन पर। उन्होंने मुझे हटा दिया, एक साइड पर लगा दिया। ठीक। और जो मैंने अच्छे काम किए थे उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। जी। मीटिंगों में जब भी कभी ये हुआ कि इसके साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब हकीकत ये है कि जो ही शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए। आने से पहले ही मैंने दिल्ली वालों को कहा था, और बल्कि मेरा फैसला हो गया था कि मैं मिजोरम जा रहा हूँ, तो मैंने अपने गाय वाय सब कुछ बेच दिया था। हाँ। लेकिन फाइनली इंदिरा गांधी ने डिक्लाइन कर दिया, हालांकि अपॉइंटमेंट कमेटी ने अप्रूव कर दिया था। वहाँ पर मकान बना, मेरे बीवी से पूछ पर पर्दे क्या रखने हैं, रंग क्या रखना है, सब कुछ तैयार था। लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि इस शख्स को अगर आप वहाँ भेजते हैं तो शेख अब्दुल्ला कहेगा कि मैंने जो आदमी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भाई खा था यहाँ पर, उसको यहाँ से मैंने किक किया तो वो मिजोरम में पहुँचा। तो कोई और सिविल सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोशिश नहीं करेगा कि वफादारी नहीं करेगा, इसलिए ये इसको तकलीफ होगी, इसको तंग करेंगे, परेशानी होगी, लेकिन उसको बोलिए मेरी तरफ से कि तुमको वहाँ पर रहना है। तो मैं रुक गया। तो ये एक दिल्ली में भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने कश्मीर में क्या करना है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पॉलिटिशियन अपनी अपनी कहानी चलाते रहे। मुफ्ती साहब अपना खेल खेलते रहे जी। अब उसमें भी जाने की स्टेज पर जरूरत नहीं, इस दुनिया में नहीं है वो, इसलिए उन पर कुछ बात कहना मुनासिब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अपने तरीके से ढिलमिल हो गए जी। जीएम शाह को बहुत बदनाम किया जाता है जी, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है। जीएम शाह एक शख्स था जिसको अगर आप हटाते नहीं जी तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। बहुत अहम बात बोली। लेकिन सर जो तकनीक आज है पुलिस के पास, जाहिर सी बात है तब तकनीक भी इतनी नहीं थी और कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे इतने अच्छे नहीं थे। अगर ये तकनीक उस वक्त होती तो आपको लगता है कि तब भी जो पुलिस विभाग है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता और वो घटनाएं नहीं होती जिसने एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया? देखिए ये जब लड़ाई होती है ना, हथियार दोनों तरफ के देखे जाते हैं जी। अब बदकिस्मती ये रही कि एक स्टेज पर, शुरू की स्टेज पर जी, टेररिस्ट के पास जो हथियार थे हमारे से बहुत बेहतर थे जी, उनके वेपन बेहतर थे।
उनकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेटर थी जी उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी जी तो दे वर बेटर फाइटर्स देन अस। हमारा कमाल सिर्फ ये है कि हमारा सिपाही जो है जी वो 10 गोलियां खा के भी खड़ा रहता है जी हम जितनी जंग जीतते हैं जज्बे के अपने सिपाही और अपने यंग अफसर के सिर पर जीतते हैं जी वो फैसिलिटी पाकिस्तानियों के मुंह पर मैं कहता हूँ जी कि यू आर एज गुड वॉरियर्स एज वी आर जी बट योर प्रॉब्लम इज कि यू आर वॉरियर्स इन एडवांस तुम मार नहीं खा सकते बिल्कुल और तो जब तुमको मार पड़ने लगती है तो तुम भागते हो जी हमारा सिपाही 15 गोली खा के भी वो तब तक खड़ा रहता है जब तक उसके जिस्म से जान निकल ले जाए जी उसकी देशभक्ति की कोई इंतहा नहीं है जी और जो हमारे यंग ऑफिसर हैं जिस तरह वो आगे निकलते हैं छाती आगे करके वो आपके अफसरों में करने की हिम्मत नहीं है तो वो एक था एक मुआवजना लेकिन जब हालात ये पहुंचे कि साहब ट्रेनिंग उनकी बेहतर हुई और हमें एक बात और भूल गए कि ये हमारा कश्मीर में जम्मू कश्मीर में सब स्यापा है ये एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक का डाला हुआ है अच्छा हम अमेरिका के साथ इतने आशिक हो गए हैं कि हम हिस्ट्री भूल गए हैं जी हमारे से गिलगित बल्तिस्तान कौन ले गया जी मेजर ब्राउन मेजर ब्राउन ने बगावत की उसने गंसारा सिंह को बंद किया जी उसने पाकिस्तान के हवाले किया हाँ। इसको मेजर ब्रिटिशर था मेजर ब्राउन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में रिवार्ड दिया सबसे बड़ा जी हाँ और उसने अपनी किताब में लिखा है कि जब मेरे में पापा ये वक्त आ गया मेरे दिमाग में बिल्कुल बात साफ थी कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान में से जाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने काफ़ी अहम जानकारियाँ जो हमें दी हैं। तो आपने सुना MM खजूरिया जो कि साबिका DGP हैं जम्मू कश्मीर के और जो जानकारियाँ इन्होंने दी शायद जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा दूसरा इंसान हो जो ये जानकारियाँ आपको दे सके। तो फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।